हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम इनकम टैक्स से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स जो है होम लोन के बारे में या एनपीएस के बारे में या न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम के बारे में जो भी कन्फ्यूजन्स है वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं बताऊं कि जो इनकम टैक्स का रिबेट है, रेट्स हैं या कैलकुलेशंस है या डिडक्शंस है जो पिछले साल लागू थी वो इस साल भी लागू हैं। तो पिछले साल की वीडियो जो मैंने बनाई है उसकी लिंक मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है और आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं या नीचे स्क्रॉल करके आप वीडियो जो इनकम टैक्स के रिलेटेड है वो आप देख सकते हैं। तो तो आपका ज़्यादा वक्त न लिए हुए मैं पहले नंबर पे जो कन्फ्यूजन है उसके बारे में बता दूं, वो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में है। ओल्ड रिजीम में आप डिडक्शंस सारे ले सकते हैं और ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए ज़्यादा ठीक रहता है जो जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या जिनके पास ये डिडक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे जीप फंड हो, एसएलआई हो, होम लोन्स हो, ट्यूशन फीस हो या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो उनके लिए ये ओल्ड रिजीम ठीक रहता है। और न्यू रिजीम हायर इनकम टैक्स ग्रुप्स के लिए रहता है ठीक, जिनके पास कोई डिडक्शंस हो नहीं हो, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। इसमें खाली उनको रिबेट मिल जाता है अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम आ जाए। 5 लाख से कम आ जाए तो 12,500 उनका डिडक्ट हो जाता है, तो नेट जो टैक्स लाइबिलिटी है वो नील बन जाती है। लेकिन वो तब जब उनकी इनकम टैक्स जो है या इनकम टैक्सेबल इनकम है 5 लाख या 5 लाख से कम बन जाए। दूसरा कन्फ्यूजन जो है वो ये है कि अगर हम एक बार नई टैक्स स्लैब या न्यू रिजीम को ओप्ट करें, क्या हम अगले साल ओल्ड रिजीम को फिर से लागू करवा सकते हैं? जी हाँ, एम्प्लॉयज़ के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनका सैलरी के अलावा बिजनेस या किसी अदर प्रोफेशन में से उनका इनकम आ जाता है, उनके लिए जो ऑप्शन है वो खाली एक बार लागू है। अब जो दूसरा बड़ा कन्फ्यूजन है वो होम लोन के रिलेटेड और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। होम लोन के रिलेटेड हमारे पास 4 सेक्शंस या 4 रूल्स हैं। पहला जो सेक्शन है वो एटीसी है। एटीसी में हम खाली रीपेमेंट ऑफ होम लोन लेते हैं, यानी कि जो ईएमआईज हमको भरने पड़ते हैं हर महीने, खाली वो लिया जाता है। और वो इन एडिशन टू जीपी फंड, एनपीएस, ट्यूशन, एसएलआई, अदर थिंग्स जो है ना, वो कुल मिला के हमें डिडक्शन जो मिलती है वो 1,50,000 तक खाली मिलती है। तो यहाँ पे जो लिमिट जो है ओवरऑल लिमिट वो 1,50,000 का है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट हम नहीं लेते हैं होम लोन का, बल्कि खाली रीपेमेंट यानी कि ईएमआई जो है ना वो लेते हैं। दूसरा सेक्शन जो है जिसको हम ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं होम लोन्स के रिलेटेड वो है सेक्शन 24B। सेक्शन 24B खाली उन एम्प्लॉयज़ के लिए लागू है जिनको किसी हाउस प्रॉपर्टी से जिनको इनकम मिलता है। उसमें क्या किया जाता है कि जो सैलरी से इनकम मिलती है और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मिलती है, उन दो को मिला के जो टोटल इनकम बनती है उसमें से इंटरेस्ट 2 लाख तक डिडक्ट किया जाता है ठीक। लेकिन ये इनकम जो है ना, ये इंटरेस्ट जो है, ये इनकम उस इनकम से डिडक्ट किया जाता है जो इनको इस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मिल जाता है। तो टोटल इनकम या नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए ये सेक्शन पहले लागू करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तीसरा रूल जो है वो 80EE का है। 80EE का जो रूल है इसमें आपको 50,000 की टोटल डिडक्शन मिल जाती है। इंटरेस्ट जो आपने दिया होगा होम लोन जो सेंक्शन हुआ है 4/2016 से लेके मार्च 2017 तक, इस वाले होम लोन के लिए आपको 50,000 का लिमिट जो है वो रखा गया है। इसमें कंडीशंस ये हैं कि होम लोन जो है वो 35 लाख या ऊपर सेंक्शन हुआ होना चाहिए, और दूसरा ये कि जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अब जो नॉर्मल सेक्शन है या रूल है जो रिलेटेड टू होम लोन है वो 80EE है, ये वाला लास्ट वाला। इसमें वो प्रॉपर्टी जो आपने लोन पे ली है हाउस प्रॉपर्टी, तो इसमें जो सेंक्शन की हुई होगी लेकिन 4 यानी कि अप्रैल 2019 से लेके 3/2022 तक, इसमें आपको टोटल डिडक्शन जो इंटरेस्ट का आपने दिया है वो टोटल डिडक्शन आपको खाली 1,50,000 का मिल जाता है।
तो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए जिनके लिए ये वाले सेक्शंस लागू नहीं होते हैं उनके लिए ये वाला सेक्शन लागू होता है। तो 1,50,000 का खाली आपको डिडक्शन मिलता है अगर आप इन सेक्शंस में नहीं आते हैं। तो होम लोन्स के रिलेटेड जो आपको सेक्शन है वो मैं फिर से बयान करना चाहूँगा। वो पहला 80C है। 80C में आपको खाली रिपेमेंट ऑफ होम लोन का जो अमाउंट है वो हम डिडक्ट करवा सकते हैं। और दूसरा 24B में आपको खाली वो वाला इंटरेस्ट कम करना है जो आप किसी प्रॉपर्टी जो आप जिसमें आपको इनकम मिलती है उस प्रॉपर्टी से जो आपका इंटरेस्ट चढ़ता है जो आपने लोन पे लिया होता है, खाली वो उस इनकम में से आपको डिडक्ट करना पड़ता है। 2 लाख उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तीसरा 80E में वो हाउस लोन जो आपको मिला है 2016 से मार्च 2017 तक, और इसमें मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 है। और लास्ट पे जो है 80E में आपको वो हाउस प्रॉपर्टी का लोन जो आपको सेंक्शन हुआ है 4/19 से 3/22 तक, इसमें मैक्सिमम डिडक्शन जो लिमिट है वो 1,50,000 की है। थर्ड वाला कन्फ्यूजन है वो है रिलेटेड टू HRA डिडक्शंस। HRA डिडक्शंस हम तब लेंगे जब एम्प्लॉय का जो दफ्तर है या प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो अपने घर से दूर है, यानी कि वो रेंट पे रहता होगा या तो उसके पास कोई घर नहीं हो। तो इसके बारे में आपके पास 2 सेक्शंस हैं, 1013A गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और 80GG सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफिशियल्स के लिए या जिनको HRA नहीं मिलता है सैलरी में। तो 1013A में पहले हम देखेंगे 3 चीज़ों का मिनिमम हम लेते हैं। पहला 40% ऑफ सैलरी, यानी कि इस बंदे की टोटल सैलरी जो है फॉर एग्जांपल 10 लाख है तो उसका 40% यानी कि 4 lakhs पहला क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया एक्चुअल HRA रिसीव्ड, मान लेते हैं 1 लाख रुपये। थर्ड क्राइटेरिया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड हम फॉर एग्जांपल इसने 2 लाख का रेंट पे किया हो, 10% ऑफ सैलरी हम मानेंगे 10% ऑफ बेसिक पे और DA। बेसिक पे DA अगर हम देखेंगे 1 लाख इस बंदे की बनती है तो 10% हो गया 10,000। तो उस 2 लाख में से 10,000 अगर हम कम करेंगे तो 1,90,000। तो इन 3 का 4 लाख, 1 लाख और 1,90,000 में से सबसे जो कम अमाउंट है वो 1 लाख है। तो इसमें 1 लाख इसको हम डिडक्ट कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद 80GG। इसमें रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम लिया जाता है। दूसरा कंडीशन 5,000 पर मंथ। तीसरा कंडीशन 25% ऑफ टोटल इनकम। इन 3 में से जो मिनिमम होगा वो हम डिडक्ट कर सकते हैं। अब एक और ख़ास जो कन्फ्यूजन है वो NPS के बारे में रहता है। NPS के रिलेटेड हमारे पास 3-4 सेक्शंस हैं, 80CCD1, 80CCD1B, 80CCD2, 80CCD3। 80CCD1 में हमको 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता है NPS जो 10% हम कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, लेकिन इन एडिशन टू जी फंड SLI ट्यूशन्स एट्सेट्रा। ठीक, अगर जी फंड SLI ट्यूशन्स आपका फॉर एग्जांपल 1,40,000 बन जाता है, 1,40,000 बन जाता है तो बचते हैं उसमें अब 1.5 लाख तक पहुंचने के लिए बचते हैं 10,000। तो 10,000 फॉर एग्जांपल हम NPS से जो हमने कंट्रीब्यूट किया है 50,000 या 60,000 उसमें हम 10,000 यहाँ पे लेंगे। ठीक, तो टोटल बन गया 1,50,000। तो हो गया ये सेक्शन ख़त्म। अब जो NPS हमने कंट्रीब्यूट किया 60,000 उसमें बचते हैं 50,000। वो 50,000 हम इस वाले सेक्शन में ले सकते हैं 80CCD1B में। ठीक, अब 80CCD2 वाला सेक्शन, 80CCD2 जो सेक्शन है ये है 14% ऑफ सैलरी हम डिडक्ट कर सकते हैं, किसमें से, टैक्सेबल या ग्रॉस इनकम में से 14% ऑफ सैलरी, यानी कि 14% जो गवर्नमेंट देता है हमको। ठीक है, 80CCD2 के तहत। लेकिन ये हम तभी डिडक्ट करेंगे जब हमने यहाँ पे इनकम में 10% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो हमने लिया होगा। अगर हम 14% इनकम लेंगे, 14% इनकम में पहला गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 14% वाला
तब जाके हम यहाँ पे 14% डिडक्ट कर सकते हैं ATCCD 2 के तहत। तो ओवरऑल जो बन जाता है वो नील हो जाता है। अगर 14% चढ़ाएंगे 14% उतारेंगे तो ओवरऑल ज़ीरो बन जाता है। तो टोटल हम देख सकते हैं कि खाली 10%, अगर हम 10% NPS जो हमें यहाँ पे असल में जो डिडक्ट हो जाता है वो ATCCD 1 के तहत, यानी कि इस सेक्शन के तहत। ठीक, अब रहता है ATCCD 3। ATCCD 3 हमें बोलता है कि अगर जो 40% आपको सेविंग्स में, टोटल सेविंग्स में है, जब आप रिटायर होते हैं तो एन्युटी में 40% चला जाता है, तो वो 40% हम टैक्स में चार्ज कर सकते हैं, करते हैं किस में, टैक्स में, टोटल इनकम में हम वो ले सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता डेथ हो जाएगी एम्प्लॉय की तो हम ये 40% चार्ज नहीं करते हैं टैक्स में। और जो 60% हमको मिलता है रिटायरमेंट पे या क्लोजर ऑफ द अकाउंट पे, तो वो 60% भी इनकम टैक्स में नहीं आएगा, एग्जेम्प्ट होता है। अब लास्ट पे जो कन्फ्यूजन है वो दैट इज़ रिलेटेड टू द सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट, जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो आपको 10,000 तक आपको डिडक्ट हो जाएगा अगर आप एम्प्लॉय हैं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 50,000 आपको वो डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन वो तब डिडक्ट हो जाएगा जब आपने इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अमाउंट जो है वो पहले आपने इनकम में लिया होगा। यानी कि सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है, तो आप डिडक्ट करवा सकते हैं खाली 10,000, वो तब जब आपने इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट का इनकम में लिया होगा। So these were the confusions related to the income tax